हेलो दोस्तों, सेक्शन में आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था जो कि 4th शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 5 जुलाई 4th शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्सेप्ट फैक्ट के साथ आपको पता जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिले। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं उसकी भी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। जैसा कि इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीती थी, यानी कि जीते थे। तो ये जो थे पीवी सिंधु थे। तो पीवी सिंधु इसका करेक्ट आंसर था। पीवी सिंधु जो कि 2016 के रियो ओलंपिक में जो है रजत पदक जीती थी। भाई देखें तो इन्होंने जो है 2016 के रियो ओलंपिक में महिला एकाल बैडमिंटन स्पर्धा में जो है रजत पदक जीती थी, जो कि ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है जिसे मनुष्य आँख से देख सकता है, यानी कि मनुष्य जो है अपन देख सकता है। तो उसकी जो सीमा है वह 400 लेकर 700 नैनो एंगस्ट्रॉम तक जो है मनुष्य तरंगदैर्घ्य इस तरंगदैर्घ्य को जो है आंखों से देखा जा सकता है। तो 400 से 700 नैनोमीटर इसका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो इसे जो है दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम को जो मनुष्य अपने आंखों से देखा जा सकता है। दृश्य स्पेक्ट्रम जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, जिसे सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फौजियों को समर्पित गीत संदेशे आते हैं को किसने लिखा है। तो संदेशे आते हैं जो गीत लिखा गया था वह जावेद अख्तर के द्वारा लिखा गया था। तो जावेद अख्तर इसका करेक्ट आंसर था। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देखो तो संदेशे आते हैं जो कि 1997 ईस्वी में जेपी दत्त के निर्देशक फिल्म बॉर्डर में जो है इसको गाया गया था। यह एक देशभक्ति गीत है। जैसे कि दोस्तों देशभक्ति गीत से जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आगे जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम है तो उन सभी को से रिक्वेस्ट है कि जो भी देशभक्ति गीत हैं उनके निर्देशक को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि देशभक्ति से गीत से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसी से जुड़ी देखें तो ये जलवा जो कि एक है जिसके अंतर्गत जलवा जलवा गाना है, जो कि कुमार सानू के द्वारा जो है गाया गया था। जो कि ये जलवा जो कि 2002 में जो है निर्देशित किया गया था, जो कि एक हिंदी भाषा का फिल्म था जिसे डेविड धर के द्वारा निर्देशित किया गया था। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति क्या है। प्रॉपर इस रूप में तो नहीं क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हरित क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो हरित क्रांति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन आपको किस रूप में दिए गए थे। तो देखें तो नील क्रांति जो कि मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। वहीं देखें तो नील क्रांति के जनक जो कि हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्ण को जानते हैं। नेक्स्ट श्वेत क्रांति जो कि भारत में श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, जिसे दूध देश में जो है दूध के उत्पादन को वृद्धि करने से संबंधित एक जुड़ी क्रांति है। नेक्स्ट इसे जो है भारत में वर्गीज कुरियन के द्वारा जो है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। इनके वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के जनक जाने जाते हैं। नेक्स्ट पीली क्रांति जो कि 1986 से 87 के दौरान जो है शुरू की गई थी। इसका जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य तेल और विशेष सरसों और तिल के उत्पादन में बढ़ोतरी करना था, यानी कि तेलहन जितना भी चीज़ है उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो है पीली क्रांति को चलाया गया था, जो कि 1986 से 87 के दौरान चलाया गया था। नेक्स्ट देखें तो स्वर्ण क्रांति जो कि शहद उत्पादन से संबंधित है एवं इसे बगानी एवं शहद उत्पादन से संबंधित है, जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो निरपेक्ष टूटेज जो कि भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं,
जिसे भारत में 1991 से 2003 के दौरान जो है स्वर्ण क्रांति को लाया गया था। नेक्स्ट हरित क्रांति देखें तो इसमें जो है उपज किस्म के बीजों को जो है विकसित करने के लिए शामिल किया गया था, जिससे खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए, कृषि लाभ प्रदान करने के लिए जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए इसको शुरू किया गया था। यानी कि हरित क्रांति जो लाया गया था खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाया गया था, उसके बीजों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर। नेक्स्ट देखें तो इसे जो है 1950 से 60 के दशक में जो है इसे शुरू किया गया था। वहीं देखें तो MS स्वामीनाथन को जो कि हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं। वहीं वर्ल्ड में जो है बर्गिर क्रूजे को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इन सभी में से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन किस रूप में दिए गए थे, तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में लौह पुरुष के रूप में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाने जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका क्रेडिट होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो इन्हें जो है बारडोली सत्याग्रह के दौरान 1928 ईस्वी में सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखें तो ये जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। कुछ अन्य प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्तियों को देख लेते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जिनको लोक नायक के रूप में भी जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को जो है वैलेंटाइन सीरियल के द्वारा इनको भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। नेक्स्ट देखें तो इनके द्वारा जो है 2 प्रसिद्ध पत्रिका चलाया गया था। ये जो समाचार पत्र का था मराठी एवं केसरी था। वहीं देखें तो मराठी जो कि अंग्रेजी भाषा में, जबकि केसरी जो कि मराठी भाषा में लिखा गया था। शायद इन्हीं दोनों भाषा में लिखा गया था, ये कन्फर्म तो नहीं दोस्तों, लेकिन आप देख लीजिएगा जरूर कि मराठी जो है किस भाषा में लिखा गया था और केसरी। नेक्स्ट देखें तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें जो है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यानी कि दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का बहुवृद्ध पुरुष कहते हैं। वहीं देखें तो इनके द्वारा जो है भारत में थ्रेड जो भारत में ट्रेन थ्रोत के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखें तो पहले व्यक्ति थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। इनके द्वारा जो गणना किया गया था वह 17 रुपया प्रति व्यक्ति आय था। प्रति व्यक्ति आय जो था 17 रुपया था, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की जो स्थापना है वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया था? तो इस पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा 11 अप्रैल 2023 को जो है हस्ताक्षरित किया गया था। तो 11 अप्रैल 2023 इसका क्रेडिट होता। वहीं देखें तो प्रतिस्थापित संशोधन अधिनियम 2023 जो कि अप्रैल 2023 में संसद के द्वारा पारित किया गया था, जिस पर लोकसभा के द्वारा मार्च 2023 में प्रतिस्पर्धा जो बिल था इसको पास कर दिया गया था। और इस पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा 11/4/2023 को राष्ट्रपति के द्वारा जो है हस्ताक्षर मिल गया था, इनकी मंजूरी दे दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष पूछा गया था, ये पीछे के शिफ्टों में आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वर्तमान में देखें तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वह मनोज सोनी है। तो मनोज सोनी इसका क्रेडिट होता। वह देखें तो वर्तमान में जो है यूपीएससी के मनोज सोनी जो कि वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 5 अप्रैल 2022 को अपनी प्रदीप कुमार जोशी के स्थान पर जो है यूपीएससी के अध्यक्ष का पदभार संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश इसका क्रेडिट होता। कुछ अन्य प्रमुख परमाणु अनुसंधानों को भी देख लेते हैं, जैसे कि कैंगा जो कि कर्नाटक में स्थित है, जिसकी क्षमता जो है 880 मेगावाट है। नेक्स्ट कांकपारा जो कि गुजरात में स्थित है, इसकी जो क्षमता है 440 है। कुंडकीकोलम जो कि तमिलनाडु में है, इसकी क्षमता जो 1000 मेगावाट है। नेक्स्ट मद्रास या कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, इसकी भी क्षमता है जो 440 है। नेक्स्ट नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश, इसकी क्षमता 440 है। राजस्थान में स्थित है, जो कि इसकी क्षमता 1080 मेगावाट है। नेक्स्ट तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, इसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। तो इसका क्षमता को भी ध्यान में रखेगा, कई बार क्षमता भी पूछ लिए जाते हैं। ये कुछ प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र है, तो इनको ध्यान में रखेगा। तो चलिए इसे मैप के रूप में भी देख लेते हैं। मैप के रूप से देखने में होता है कि आपको ज़्यादा ध्यान में रहने की संभावना होती है। मैप में देखें तो उत्तर प्रदेश में जो कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट रावत भाटा जो कि
यह गुजरात में राजस्थान में, और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है, यानी कि राजस्थान में 2 परमाणु संयंत्र हैं। नेक्स्ट गुजरात में जो कि काकपरा स्थित है। नेक्स्ट महाराष्ट्र में जो कि तारापुर, कर्नाटक में कैंगा, वहीं देखें तो तमिलनाडु में जो है कलपक्कम और कुंडैकुलम, ये 2 जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस ग्रह का दिन 16 घंटों का होता है? तो 16 घंटों का जो दिन होता है वह नेपच्यून यानी कि वरुण पर होता है। तो नेपच्यून या वरुण आपका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो यह जो है नेपच्यून पर जो है एक दिन करीब 16 घंटे का होता है, और यह जो है सूर्य के 8वें सबसे दूर ग्रह है, यानी कि सूर्य के दूरी के क्रम में देखा जाए तो ये 8वां ग्रह है, और इसकी खोज जो है 1886 में जो है किया गया था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैधानिक तरलता अनुपात कौन तय करता है? तो वैधानिक जो तरलता अनुपात होता है वह आरबीआई के द्वारा मतलब कि निर्धारित किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो इससे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को मैं तो वैधानिक तरलता अनुपात या MLR जमा राशि का एक न्यूनतम प्रतिशत है जो कि वाणिज्य बैंकों को द्वारा जो है नकदी, तरल नकदी के रूप में सोना या अन्य कुछ आभूषणों को जो है के रूप में रखा जाता है। यानी कि बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसके अलावा जो बैंक आपसे लेते हैं सोना या कोई भी आभूषण, उसी को जो है तरल पदार्थ कहा गया है, तरल वैधानिक अनुपात कहा गया है। भाई देखें तो इसका जो निर्धारण है वह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिल शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? तो बिल्स जो है क्रिकेट के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो क्रिकेट इसका करेक्ट होता। मैंने कल के शिफ्टों में जो है क्रिकेट से संबंधित जो भी शब्दावलियाँ हैं वो आपको कवर करवा दिया था। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाली एग्जाम है तो खेलों से संबंधित जो भी प्रमुख शब्दावलियाँ हैं उसे कवर करके जरूर जाइएगा। बिल्स देखें तो यह जो है क्रिकेट खेल में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है जो कि क्रिकेट के ऊपर जो 3 छोटी छोटी तिलियाँ जो होती हैं उसी को कहते हैं बिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मांडू महोत्सव जो किस राज्य में मनाया जाता है? मांडू महोत्सव जो कि गोवा राज्य में मनाया जाता है। तो गोवा इसका करेक्ट आंसर होता। गोवा के प्रमुख लोक नृत्यों को देख लेते हो, जैसे कि फुगाड़ी, ढालो, कुनबी, धनगर, मंडी, झागोर, खोल, डांकनी, तरंगमेल, सिगमो, घोड़े, मोदनी, समय नृत्य, जागर, रनमाले, अमई नृत्य और तानिया मेल, ये सभी जो कि गोवा के प्रमुख नृत्यों में से एक हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च न्यायालय के द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है जब उसे लगता है कि निचली अदालत उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है? तो यह जो रिट है वह निषेध रिट है। तो निषेध इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो रिट जो है मौलिक अधिकारों का परिवर्तन करने के लिए एक संवैधानिक उपाय है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। वह देखें तो निषेध एक उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाने वाला रिट है जो कि उसे जब लगता है कि जब निचली अदालत उसके अधिकार सीमा क्षेत्र से बाहर हो रहा है तब इस रिट को जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा कि इसे अनुच्छेद 32 के द्वारा लागू किया जाता है, जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो चक्रवात है वह भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। तो भूमध्य सागर इसका करेक्ट आंसर होता। इन्हें देखें तो पश्चिमी विक्षोभ जो है यह भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली निम्न दाब प्रणाली है। यह जो है उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धराओं के द्वारा जो है यह पवन प्रणालियों के द्वारा यह भारत पहुंचती है और यह भारत में जो है वर्षा कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात में मकर संक्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात में जो है मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जानते हैं। तो उत्तरायण इसका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो मकर संक्रांति जो कि गुजरात में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है जो कि 2 दिनों का फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। कुछ अन्य मकर संक्रांति को देखें तो सभी राज्यों में सभी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए उन्हें देख लेते हैं। ये मकर संक्रांति दिया गया है जो कि 26 राज्यों में जो है कुल 16 नामों से जाना जाता है। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि कश्मीर में देखें तो शिशुर
क्रेंत के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में माघी सांची, पंजाब और चंडीगढ़ में देखा जाए, और हरियाणा में जो कि लोहरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड जो कि उत्तरायणी और घुघुतिया त्यौहार के रूप में भी जानते हैं। गुजरात में उत्तरायण पर्व, और कर्नाटक में मकर संक्रांति, और केरल में मकर बिलक्कू, केरल में जो है मकर बिलक्कू के नाम से जानते हैं। मणिपुर में कंगसुबी। नेक्स्ट देखें तो मकर संक्रांति जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो है मकर संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट झारखंड में जो है टूसू पर्व, और उड़ीसा में जो है टूसू पर्व के नाम से झारखंड में, और उड़ीसा में जो है मकर चौकी के नाम से जानते हैं, चौला के नाम से। पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में जो है पौष संक्रांति के नाम से। असम, मेघालय, मिजोरम में जो है माघी बिहू के नाम से। और नेक्स्ट देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जो है भोगी पंडुगी के नाम से। तमिलनाडु में जो है पोंगल के नाम से ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा, क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब पूछे भी गए हैं आज। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं, तो 5 इसका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पीछे के शिफ्टों में जो है आपको ये कवर करवा दिया था कि किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। आज देखिए इस शिफ्ट में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि बास्केटबॉल में देखा जाए तो एक खेल के दौरान 2 पक्षों में जो होते हैं, जिसमें से एक पक्ष प्रत्येक टीम में जो है 5 खिलाड़ियाँ होती हैं। वहीं देखें तो अंतर्राष्ट्रीय में बेंच पर जो है इसमें एक पक्ष में 7 खिलाड़ियाँ होती हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ अन्य प्रमुख खेल एवं उनसे संबंधित खिलाड़ियों को देख लेते हैं। जैसे कि बेसबॉल में जो है कुल 9 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 होते हैं। नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, टेबल टेनिस एवं लॉन्ग टेनिस 1 या 2, बास्केटबॉल में 5, जिम्नास्टिक में 8 है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदी को भारतीय संघ का आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में जो है 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। तो 14 सितंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर था। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। इसी के बाद जो है हर साल इसी दिन को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं देखें तो देश के कार्यालयों में एवं राजकाजों में जो प्रयोग किया जाने वाला भाषा होता है उसे ही राजकीय भाषा कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो भारत की जो संवैधानिक धारा है संविधान है, उसमें धारा 343 के आई के तहत जो है अंतर्गत हिंदी को संघ की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता यानी कि स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट देखें तो हिंदी जो कि देवनागरी की लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी की लिपि को भी मान्यता प्राप्त है, यानी कि देवनागरी की लिपि को भी मान्यता दिया गया है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पांडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो पांडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वह एन रंगास्वामी हैं। तो एन रंगास्वामी इसका करेक्ट आंसर होता। जैसे कि दोस्तों आपको कह रहा हूँ बार बार कि जितना भी राज्य हैं उन सभी के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल जरूर कवर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री जो कि एन रंगास्वामी हैं। नेक्स्ट देखें तो 16वीं शताब्दी के दौरान जो है पांडुचेरी जो क्षेत्र था वहाँ पे कारखाना की स्थापना जो है सबसे पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल के द्वारा किया गया था। यानी कि पांडिचेरी में सबसे पहले जो कारखाना है 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट देखें तो पुर्तगालियों के बाद यहाँ पर जो है डचों का कब्जा हो गया। पांडुचेरी पर जो है दूसरी जो सबसे यूरोपीय कंपनी आई थी वह डच थी, जो कि डचों के ऊपर इसका अधिकार कर लिया गया था। नेक्स्ट देखें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1674 ईस्वी में पांडुचेरी में अपना एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। नेक्स्ट देखें तो पांडुचेरी जो कि फ्रांसीसी अधिकारी जो फ्रांसीसी सरकार थी उसके द्वारा जो है भारतीय संघ में वास्तविक हस्ताक्षर के द्वारा जो है 1954 ईस्वी में शामिल किया गया था। लेकिन देखा जाए तो पांडुचेरी को कानूनी स्तर पर जो है हस्तांतरण जो किया गया था वह 1962 में किया गया था।
नेक्स्ट देखें तो स्वतंत्रता के बाद पांडुचेरी को भारत संघ में शामिल करने के लिए 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इसको शामिल किया गया था भारत में। तो इन प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि ऐसा इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।